ये जो आप देख रहे हैं मिस्ट्री लिखा हुआ, ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है इसके नाम में, है ना? हाँ सर। ऐसा क्यों है? इसमें क्यों मिस्ट्री वर्ड लिखा हुआ है? या अगर हम बात करें एप्टीट्यूड वाइज, व्हाट इज द एप्टीट्यूड ऑफ केमिस्ट्री? एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन, ये वर्ड आपने अच्छा बोला। अभी इसको समझने की जरूरत है कि हम एक्सेप्शन बोलते क्यों हैं। देखिए, जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को नेचर वाइज देखते हैं ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं, ऐसे, राइट? अधिकतर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, बट रियल सेंस में केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होता है। फिजिक्स को जब आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर क्या है, पहले थियरी दी जाती है, राइट? थियरी के बाद उसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन होता है, और वो प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन से फिर क्या निकलते हैं? एप्लीकेशंस निकलते हैं। फिजिक्स के अंदर ये नॉर्मल सी चीज है। आप जब अपने अगल बगल देखते हैं तो बहुत सारे फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या बहुत सारे फिजिक्स के एप्लीकेशंस आपको दिखाई देते हैं। केमिस्ट्री में उल्टा होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले प्रैक्टिकल होता है। कोई दो चीज आप टेस्ट ट्यूब में मिलाओगे, राइट? उन दो चीजों का एक रिजल्ट बनेगा, राइट? और रिजल्ट के बेसिस पे थियरी तैयार की जाए। तो हमें जो समझ में आना चाहिए वो ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल के बेसिस पे जो रिजल्ट दिया गया ये सर्टेन है, ये एक्सेप्शन नहीं है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपने 10th 11th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ, राइट? इसमें एस्टर बनेगा और पानी बनेगा, ठीक है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पानी है, इस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? अल्कोहल वाली ऑक्सीजन है या एसिड वाली ऑक्सीजन है? तो व्हाट शुड बी योर आंसर? कौन बताएगा? अल्कोहल। जोर से बोलिए। अल्कोहल वाली। अल्कोहल वाली, राइट? अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो है RCOH, ये एसिड है। एसिड नॉर्मली H+ छोड़ता है, ठीक? आपने कहा इसी बेसिस पर ऑक्सीजन अल्कोहल वाली आई। अब एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट लेट 70s यानी 1779 के आसपास किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ये जो अल्कोहल वाली ऑक्सीजन है इसको हैवी ऑक्सीजन की तरह से लिया, राइट? अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड और अल्कोहल को मिलाया, ठीक है? जब एसिड और अल्कोहल को मिलाया तो वहां दो लेयर्स बन गई। एक लेयर एस्टर की बन गई, एक लेयर पानी की बन गई। एस्टर क्योंकि ऑयली होता है इसलिए वो वहां पे अलग से दिखाई दे रहा, ठीक है? जब इस एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट किया गया तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो हैवी ऑक्सीजन है वो एस्टर में दिखाई दी, पानी में नहीं दिखाई दी, राइट? समझ में आ रही मेरी बात आपको? यस सर। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि अल्कोहल की ऑक्सीजन पानी में जानी चाहिए, बट यही अल्कोहल की ऑक्सीजन एस्टर में दिखाई दी। ये एक्सपेरिमेंट, अब आप जरा सा सोच के देखिए एप्टीट्यूड वाइज, क्या आप इस एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर सकते हैं? ये तो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। नहीं। आप इसको गलत साबित तो नहीं कर सकते। मींस आपकी बात सुनी नहीं गई, सोची नहीं गई, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई।
एप्टीट्यूड का यही डिफरेंस यहां पर दिखाई देता है। ये जो रिएक्शन है ना, ये एसिड बेस रिएक्शन है ही नहीं। ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। इस रिएक्शन की जो खास बात है दैट इज, अगर आप देखें, ये देखिए ये एसिड है और ये अल्कोहल। यहां अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रही है। न्यूक्लियोफाइल जानते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 11th क्लास में, पढ़ा है हर्षवर्धन? थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटे? हेलो। अब आप लोग अगर जवाब नहीं दोगे, म्यूट रहोगे, तो फिर मैं कैसे डिस्कस करूंगा आपसे यार? यस सर, पता है सर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पता है ना? तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रही है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन एटम पे अटैक कर रही है, ठीक है। रियल सेंस में जो H+ है वो अल्कोहल से निकल रहा है, ठीक, और OH निकल रहा है एसिड से। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया बाद में, जब ये देख लिया कि प्रैक्टिकली जो रिएक्शन है उसके अंदर प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं। तो नेचर वाइज जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्योंकि प्रैक्टिकल्स पहले होते हैं, तो हम रिजल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें रिजल्ट वास्तव में ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि रिजल्ट जो है वो एकदम सच्चा है, रिजल्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और रिजल्ट के बेसिस पे हमें थियरी बनानी पड़ती है। यही रीजन है कि केमिस्ट्री में अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसका एक्सेप्शन हमें दिखाई देता है, और यही इसकी एक इंटरेस्टिंग बात। तो नॉर्मली जब आप फिजिक्स की तरह से केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री परेशान करती है। लेकिन अगर केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के एप्टीट्यूड की तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, और सबसे आसान सब्जेक्ट की तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे इजी सब्जेक्ट है, राइट। आपको ये समझने की जरूरत है कि केमिस्ट्री में दो चीजों का रोल बहुत बड़ा है। पहला एप्टीट्यूड और दूसरा लैंग्वेज। केमिस्ट्री पढ़ते समय अगर आपने इन दो चीजों को पकड़ लिया तो आपको कुछ भी ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी, ना इस तरह की जरूरत पड़ेगी कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे से हो नहीं पा रहा, दैट सॉर्ट ऑफ। आपको समझना पड़ेगा एक एक वर्ड जो किताब में लिखा है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर ये आदत आपने डेवलप कर ली, टर्मिनोलॉजी को आपने ग्रिप करना सीख लिया, तो आपका जो केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक आपकी रैंक बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप जेई एस्पायरेंट्स हैं तो आपको समझ में आना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि जेई में फिजिक्स और मैथ्स ये आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, और केमिस्ट्री आपकी रैंक के लिए जरूरी है। मींस अगर आप किसी टॉपर के और किसी 5000 या 10,000 रैंकर के अगर मार्क्स देखेंगे तो वो मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोर और लेस एक अलग तरीके का नजरिया आपको देते हैं। फिजिक्स और मैथ्स दोनों केसेस में लगभग सेम होगा। इट इज द केमिस्ट्री, जो टॉपर्स होंगे उनके केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा बेटर होंगे, जिसके बेसिस पे वो अपनी रैंक अच्छी कर ले जाए। आप इसीलिए देखते हैं नॉर्मली केमिस्ट्री का पेपर आसान आता है। अगर आप जेई का पेपर देखें तो केमिस्ट्री का पेपर आसान है मेंस में, लेकिन एडवांस में उतना ही टफ होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसी वजह से है।
ठीक है, तो हम इसी चीज को पकड़ के चलेंगे। हम एप्टीट्यूड एक हद तक समझ चुके हैं कि पहले केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, फिर रिजल्ट उसके बेसिस पे थियरी डेवलप होती है, इसलिए हमें एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं, हमारी मजबूरी है, हम किसी भी रिजल्ट को गलत साबित नहीं कर सकते। और दूसरा, लैंग्वेज पे कमांड, जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पे अगर हम कमांड रखते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। अब उसी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चलते हैं। हम समझते हैं 11th क्लास के थोड़े से बेसिक्स, और इन बेसिक्स में सबसे पहला जो आता है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कोई बताएगा मुझे एटम किसे कहते हैं? सपोज मैंने ये लिखा है Na, अब ये सोडियम का एटम है या मॉलिक्यूल है? अगर ये एटम है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, हाँ बेटा, एटम है ऐश्वर्या? ये एटम है। अगर ये एटम है तो सोडियम का मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं? और अगर ये मॉलिक्यूल है तो सोडियम का एटम कैसे लिखते हैं? Sodium can exist in its free state being one. So Na actually atom भी और molecule भी. Na But एटम भी है और जैसे कि मॉलिक्यूल भी है, राइट? तो हम इसे क्या बोलेंगे? मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। अब हमने यहाँ पे एटम नहीं बोला है, ध्यान दीजिए, हमने मॉलिक्यूल बोला है। और वो चीज हम निकालेंगे जब हम एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को जानते हैं। एटम की डेफिनेशन कौन बताएगा? Sir, the smallest indivisible particle is known as atom. ओके, यानी एटम से छोटी यूनिट्स प्रेजेंट नहीं है। है है। सर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पर अगर हम मैटर के इसमें देखें तो एटम। हम्म, अच्छा, अब मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये विजिबल है आपको? रेड इंक या व्हाइट से लिखूं, बताइए। सर वाइट से आंखों के लिए कितना अच्छा रहेगा। बेटर रहेगा। हम्म, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot exist independently but participates in a reaction। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है लेकिन इनडिविजिबल नहीं है। इसीलिए अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं तो वो टेक्निकल डेफिनेशन दो बातों पर बेस्ड होती है। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन। एटम हम तब बात करते हैं जब रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी रिएक्शंस नॉर्मली एटॉमिक स्टेट पे होती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा। मॉलिक्यूल की तब हम बात करते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट है, इसको भी हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसका अपोजिट हो गया, क्या हो गया? विच कैन एग्जिस्ट independently but
cannot take part in a chemical reaction. ठीक है, am I correct? ये डेफिनेशंस आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, लेकिन हम ऊपर आते आते इन डेफिनेशंस को भूल जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? यस। राइट। अब एक छोटा सा सवाल आता है, मैं एक रिएक्शन यहां पर फिर लिख रहा हूं। ये एल्कीन है, इसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ा, राइट। रिएक्शन लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुई निकेल की प्रेजेंस में, और ये मीथेन बन गया। ठीक है। अब जो सोचने वाली बात है वो क्या है कि इसमें कहीं एटम तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। ये एल्कीन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और ये हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है। तो क्या हमने जो डेफिनेशंस लिखी वो गलत लिखी, या कोई और टेक्निकल ग्लिच है? क्या लगता है आपको? कौन बताएगा? कोई तो बोलो। और रिएक्शन होने के बाद बॉन्ड्स बन जा रहे हैं, इस वजह से वो मॉलिक्यूल आई मीन फॉर्मूला के बेस में या एटम्स पर बेस्ड नहीं है। अब जो समझने वाली बात है बेटे वो क्या है कि ये क्या रिएक्शन है या रिएक्शन की इक्वेशन है? इट इज नॉट रिएक्शन। ये क्या है? रिएक्शन की इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में लिखते हो ना, मैथमेटिक्स में लिखते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ऐसे लिखते हो, राइट? यस। बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन ये भी है। हम क्या करते हैं, अपने नॉर्मल मोड में इसको रटने की कोशिश करते हैं। इसकी क्रैमिंग जो है ना, हमें लगता है कि बेस्ट तरीका है, इसको क्रैम कर लेते हैं, और फिर होता क्या है, एग्जाम में जाके सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। क्या आप इक्वेशंस को याद कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? अगर याद करोगे तो कितनी याद करोगे? पूरी केमिस्ट्री में तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं। अब हमें, अगर हम देखें तो देखिए किस तरह की सिचुएशन है। हाइड्रोजन निकेल की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, और ये एटॉमिक हाइड्रोजन एल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करके इसको मीथेन ईथेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, एम आई करेक्ट? अब आप मुझे ये समझाइए कि इतना जो मैंने लिखा, ये वाली चीज, इससे कोई भी रिएक्शन आपकी समझ में आती है? सपोज इस इक्वेशन को मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ट्वाइस ऑफ H, और ये इथेन बन जाता। ठीक है जी, दिख रही है? ये भी इक्वेशन सही है, ये भी इक्वेशन सही है। यहाँ पे मैंने कोई टेम्परेचर यूज नहीं किया, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया, क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन यूज की है। एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए ही कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा था। ठीक है ना?
तो हमें ये समझना पड़ता है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम जो किताब में लिखी हुई चीज दिख रही है हमें, वो केमिस्ट्री की यानी रिएक्शंस की इक्वेशंस हैं, और हमें उन्हें याद नहीं करना है, उन्हें समझ के छोड़ देना है, सो दैट कि हम उनकी एप्लीकेशंस को प्रॉपर वे में अपने क्वेश्चंस के साथ सिंक कर पाए। ये सिंपल सा काम हमें करना है, राइट? ठीक है जी। हाँ सर। चलिए। So nickel is the catalyst here. हाँ जी, Nickel शाबाश। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? the catalyst here. निकल इज द कैटलिस्ट हियर, और निकल के जैसे बहुत सारे कैटलिस्ट यहाँ हो सकते हैं। निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, ठीक है, गोल्ड, आयरन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिन पे हाइड्रोजन चिपक कर यानी एड्सॉर्ब होकर आसानी से अपने बॉन्ड्स को तोड़ देती है, वो सारे के सारे यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह से यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस कैटलिस्ट की जरूरत तब नहीं होगी जबकि निकल या इसके जैसे कैटलिस्ट लेने की बजाय हम एटॉमिक हाइड्रोजन ले रहे हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन बनने के लिए ही तो कैटलिस्ट का यूज हो रहा है। एक बार एटॉमिक हाइड्रोजन बन गई तो वो ऑटोमेटिकली एल्कीन पे अटैक कर रही है, Yes, sir. राइट? तो हम अगर देखें तो यहाँ बहुत सिंपल सी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, एंड दैट सिचुएशन इज कि हमने जब एटॉमिक हाइड्रोजन लिया है तो हमने कोई ना तो टेम्परेचर डिफाइन किया है, दैट मींस रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ना ही कोई कैटलिस्ट बताया है, ठीक है ना। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, आप लोग क्या करते हैं कि इसको अलग याद करेंगे, इसको अलग याद करेंगे, बिना ये समझे हुए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म ही तो है और कुछ थोड़ी है। दीज बोथ आर कनेक्टेड, और कनेक्शन की वजह ये रही। कनेक्शन का जो बेसिस है वो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन। अगर आप इसको एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, तो या तो आपको 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, राइट? और या फिर आपको कैटलिस्ट चाहिए, जो नाम मैंने आपको बताया, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, आयरन। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री का है, ये लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाफ हो जाता है। तो अब देखिए कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं इसकी इक्वेशंस, तो मैं 7 डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं। एक बार निकल को कैटलिस्ट की तरह से ले सकता हूं, एक बार प्लैटिनम को ले सकता हूं, एक बार पैलेडियम को ले सकता हूं, एक बार गोल्ड को, एक बार आयरन को, एक बार एटॉमिक हाइड्रोजन डायरेक्टली ले सकता हूं, या मैं कोई भी कैटलिस्ट अगर नहीं लूं तो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले सकता हूं। तो आपकी किताब में अगर ये इक्वेशंस अलग अलग जगह पे रखी होंगी तो आप क्या कोशिश करोगे, या एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या कोशिश करेगा, इसको अलग अलग याद करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर उसको बेसिक मालूम है, अगर ये वाली बात मालूम है, तो वो सारी की सारी रिएक्शंस को जोड़ करके बात करें। सिर्फ यही डिफरेंस आपको अपने एटीट्यूड में लाना है। पूरी की पूरी, सपोज जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिला के 50-55 रिएक्शंस हैं। जो रिएक्शन किसी कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ रही है, वही रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी में आ रही है। हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अलग अलग याद करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हमें क्वांटिटी
मिनिमाइज रख के अच्छे से अगर चीज तैयार करनी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शंस आर कोरिलेटेड, रिएक्शन सिंक में होती हैं। कोई एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और अगर वो हैलोजन कंपाउंड से बन रहा है तो हैलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में होगा। एक ही चीज आप दो बार पढ़े, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एप्टीट्यूड का पहला हिस्सा है। रिएक्शंस की इक्वेशंस आपको रटनी नहीं है, राइट? चल सकते हैं आगे, ये बात बेसिक समझ में आती है। एटम जहां दिख रहा है, यहां लिखा हुआ है एटम, उसको इग्नोर मत करिए, एटम की तरह से विजुअलाइज करिए। जहां मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसको इग्नोर मत करिए, मॉलिक्यूल की तरह से विजुअलाइज करिए। ठीक है? मॉलिक्यूल वास्तव में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हालांकि हम इक्वेशंस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखते हैं। किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। मैकेनिज्म से डरते हैं। मैकेनिज्म जो होता है वो रियल इक्वेशन होता है। इक्वेशन में होने, रिएक्शन में होने वाले इवेंट्स लॉजिकल सीक्वेंस में लगे हुए। तो हमें वो लॉजिकल सीक्वेंस अगर पता है तो रिएक्शन किसी भी फॉर्म में हमें दी जाए हम उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा आगे चलें। यस सर। ओके, चलिए फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। अभी बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो ये 6 पार्टिकल्स हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब ये नहीं है कि वो एटम की ही मैंने बात की कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे तो ये आउट हो जाए। बाकी सब एटम में प्रेजेंट हो। नॉर्मली कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम में प्रेजेंट होगा वो उसके साथ उसका एंटी पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन एक बात तो आप बार बार बोलते हैं कि साहब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो ऑर्बिट्स में रहते हैं और ऑर्बिट्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं नहीं बोलते? हाँ सर। चलिए, अगर ऐसा है तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ऑर्बिट्स में रिपेल कर सकते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स वो तो और पास पास हैं, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते क्या? ऐसे केस में न्यूक्लियस कैसे इंटैक्ट रह जाता है, कभी आपने सोचा है? सर वहां पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? वेरी गुड, आपने बोला न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है, किस तरह से एक्ट करती है, किस तरह की न्यूक्लियर फोर्स होती है? कौन बताएगा? सर जो डिप्लॉयमेंट रहता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, वो एक दूसरे को बैलेंस तो नहीं करते, पर उनमें जो न्यूक्लियर फोर्स रहती है वो एक दूसरे को रिपल्शन से बचा लेते हैं। यार कैसे बचा लेता है? एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों के बीच में लगती है। बेटा न्यूक्लियर फोर्स अगर इनके बीच में रहेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगी? एक बहुत सिंपल सी बात है कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, जो चार्ज है वो प्रोटॉन्स पे है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरह से उनका रिपल्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट होता है? वास्तव में न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चरिंग है वो कैसी होती है? जैसे हमने पहले एक बार पढ़ा था
कि अनचार्ज पार्टिकल्स को चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे जैसे प्रोटॉन्स है वैसे वो न्यूट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते और फिर प्रोटॉन्स ने न्यूट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, मान लिया, लेकिन प्रोटॉन्स आपस में तो रिपेल करेंगे, वो बहुत कम स्पेस में है। तो एक्चुअली प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वो आपस में ऐसे बैलेंस आउट हो जाएंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल ना करे या रिपल्शन हो तो इतना कम हो कि सेपरेशन ना हो। या अपने बेसिक वो थोड़ी बनाओगे अपने रूल्स। सर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ओवरकम कर लेगी उनके रिपल्शन को। चलो देखते हैं इस चीज को भी। न्यूक्लियस के अंदर इनके बारे में सुना है आपने, हार्डॉन्स और लेप्टॉन्स। बेसिकली जिस तरीके से फोटॉन्स फोर्स इंटरेक्शन में हेल्प करता है, फोर्स इंटरेक्शन में किस तरह से हेल्प करता है, बेसिकली जो एनर्जीज हैं इन एनर्जीज को सिंक करता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा, वो फोर्स इंटरेक्शन में मदद करते हैं। और वो पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह की फोर्स का इंटरेक्शन करते हैं। पहली कैटेगरी है हार्ड-ऑन्स की, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का इंटरेक्शन करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है लेप्टॉन्स की, ये वीक फोर्सेस का इंटरेक्शन करते हैं। हार्ड-ऑन्स जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनकी फर्दर दो सब कैटेगरीज होती हैं, एक मेसॉन्स और दूसरा बैरियंस। तो बेसिकली अलोंग विद न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनको आपस में स्टिक करने के लिए अगर हम मोटे से तौर पे बात करें तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ पार्टिकल्स हैं जो फोर्स इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। जो आप न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं ना, उसमें हेल्प करते हैं। मीजॉन्स और बैरियंस, एज द नेम सजेस्ट, मीजॉन्स जो हैं ये लगभग मिडिल मास के पार्टिकल्स, इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 200 गुना या 300 गुना या 400 गुना ज्यादा होता है। जो बैरियंस हैं ये कंपैरेटिवली हैवी पार्टिकल्स हैं। इनका अगर हम मास देखते हैं तो इनका जो मास है वो प्रोटॉन्स के इक्वल या उनसे ज्यादा, राइट। मीजॉन्स नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जब ब्रेकअप होते हैं तो चार तरह के पार्टिकल्स में ये ब्रेकअप होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड फोटॉन, इनमें ब्रेकअप होते हैं, राइट। ये जो पार्टिकल्स आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे, आप एक नाम सुना होगा ना, क्वार्क, सुना है नाम? इन्हीं के बेसिस पे क्वार्क थियरी दी गई है, जहां पे इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को रियल सेंस में स्टिक करने में ये किस तरह से मदद करते हैं ये बताया गया, ठीक है। तो हम यहाँ सर्टेनली, क्योंकि सिलेबस से ऊपर में नहीं जाता हूँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ इतना जरूर था कि आपको नाम पता होना चाहिए और ये एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हम न्यूक्लियस के अंदर जो रिपल्सिव फोर्स हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं करते। उसका रीजन ये दिया गया है, ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। मींस अगर आप एटम की बात करते हैं, जैसे आप एटम के बारे में 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ के आए,
आप जानते हैं कि आप एटम का जो मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसको आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, वो आज की डेट में ऑब्सलीट है। एटम का जो मॉडल आज की डेट में एक्सेप्टेड है उसको वेक्टर मॉडल कहते हैं। ये वेक्टर मॉडल अगर हम बोलते हैं तो एक्सटेंशन है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। और जो आप 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं ना, आज की डेट में अगर हम रियल सेंस में बात करें तो वैसे 27 क्वांटम नंबर्स बताए जा चुके हैं एटम के बारे में। ये रियल सिचुएशन है। तो आप समझ सकते हैं कि हम चीजों में कहां पीछे चल रहे हैं, बट स्टिल हमें एक बेसिक लेवल का विजुअलाइजेशन जरूर होना चाहिए। आपको अगर मैं जर्नी दिखाऊं एटम की, तो वो जर्नी आप यहां समझ सकते हैं। देखिए, एटम ये शुरुआत में जॉन डाल्टन ने जो बताया वो सिचुएशन है। फिर इसके बाद थॉमसन ने जो प्लम बुटिंग मॉडल दिया वो सिचुएशन है। देन रदरफोर्ड, देन नील्स बोर, और ये आज की सिचुएशन। सपोज मैं आपको अगर बोलूं कि आपके पास 3 सबशेल्स हैं। एक तो आप जानते हैं ऑर्बिट, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? ऑर्बिट, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? क्यों बेटे? कोई भी नहीं बताएगा? कार्तिकेय? सर ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पाथ में घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। और सर सबशेल जो उस पाथ के अंदर भी जो पाथवे लेते हैं उसे सबशेल कहते हैं। और ऑर्बिटल? सर वो शायद मैथमेटिकल है ज्यादा, रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल है। अच्छा, उदय आप बताएंगे कुछ? सर ऑर्बिट तो ऑर्बिट्स जैसे होते हैं एसपीडीएफ, सबशेल्स होते हैं उसके अंदर की डिविजन, ऑर्बिटल्स ध्यान नहीं है। ओके, ऑर्बिट्स, सबशेल और ऑर्बिटल्स आप अगर ऐसे देखेंगे तो मैं आपके ही कंटेक्स्ट में समझाता हूं। कार्तिकेय भंडारी, जैसे एक भंडारी परिवार है, वो भंडारी परिवार कहाँ रहते हैं कार्तिकेय? सर उत्तराखंड, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में रहते हैं। एक भंडारी परिवार है जो उत्तराखंड में रहता है। तो कार्तिकेय कौन कौन है घर में? सर पापा, मम्मी और बहन। ओके, अब घर में 4 लोग हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, कार्तिकेय हैं और कार्तिकेय की बहन। ये चारों लोग अगर आप देखोगे अलग अलग स्फीयर्स में, इनका जो सोशल स्फीयर है वो अलग अलग है। इन चारों लोगों के बारे में अगर कोई पूछता हुआ अल्मोड़ा पहुंचेगा, भंडारी साहब कहाँ रहते हैं या मिसेस भंडारी कहाँ रहती हैं या इनकी जो सिस्टर है या कार्तिकेय हैं ये कहाँ रहते हैं, तो सबका जो एक एंड रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? इनका घर, जो इनका घर है वो इन चारों की ऑर्बिट, राइट। अब उस घर के अंदर क्या है? कमरे बने हुए हैं। जो कमरे बने हुए हैं वो वास्तव में सब शेल्स हैं। और उन सब शेल्स में भी अगर आप देखेंगे, सपोज आप जैसे कार्तिकेय से मिलने पहुंचेंगे तो कार्तिकेय का ना एक एरिया होगा जिसमें कार्तिकेय सबसे ज्यादा पाया जाता होगा।
हो सकता है वो इसकी पढ़ने की टेबल हो सकता है इसका रूम हो, रूम के अंदर भी हो सकता है ये टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हो सकता है ये बेड पे लेट के पढ़ते हो। मीन्स एक ऐसा एरिया होगा जहां की कार्तिकेय सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, वो कार्तिकेय की ऑर्बिटल होगी। जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स घर में बने हुए हैं वो सब शेल्स होंगे, और जो घर है पूरा का पूरा वो इनकी भी ऑर्बिट है, इनके पापा की भी ऑर्बिट है, इनकी मम्मी की भी ऑर्बिट है, और इनकी बहन की भी ऑर्बिट है। आप इस सब तरह समझ सकते हैं चीजों। मीन्स ऑर्बिट के लिए हम कहते हैं स्पेस या एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, जहां अगर हम बात करें तो भंडारी परिवार नाम के इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। उस भंडारी परिवार में अलग अलग एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रियल सेंस में जहां पर दिखाई दे रहे हैं या सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं वो इनकी ऑर्बिट्स, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक नॉर्मल ऑर्बिट को देखते हैं, सपोज हम सेकंड ऑर्बिट को देखते हैं, तो सेकंड ऑर्बिट में जो सब शेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी सब शेल होती हैं? एक एस सब शेल होती है और एक पी सब शेल। जब हम इस पी सब शेल को देखते हैं तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पढ़ा है ना ये आपने? यस सर। तो ये जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड हैं, ये मिलकर के सब शेल बनाती हैं पी, राइट। और इस सब शेल के जो चीजें हैं वो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। अब सपोज सवाल आता है, देखो सवाल जो आएगा उसमें शब्द पे गौर देना कितना इंपॉर्टेंट है। सवाल 2 तरह से आया, आपसे पूछा गया 2p सब शेल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? क्या जवाब होगा? व्हाट विल बी द आंसर? 2p सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 6। वहीं अगर सवाल आए 2p ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। राइट। तो ये बात बहुत क्लियर है कि अगर हमें इन 2 वर्ड्स का डिफरेंशिएशन मालूम है तब तो हम सही जवाब दे सकते हैं। अगर इन 2 वर्ड्स का डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है तो हम सही जवाब नहीं दे सकते। कई बार आपको बुक्स में क्वेश्चन भी गलत फ्रेम दिखाई देगा, उसमें लिखा होगा 2p सब शेल और आंसर दिया होगा 2, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पे ये डिफरेंशिएशन आपको करना है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है ना। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जैसे आपको ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सब शेल में डिफरेंस पता लगा, अब सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब एक काम करो, आपके पास 2px है, 2py है और 2pz है, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये एटम के अंदर कहां लाई करेंगी? क्या आप दिखा सकते हो? कोई दिखा सकता है? ये एटम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। इस एटम में कहां लाई करेंगे? सपोज ये एटम दिखाई दे रहा है, इस एटम में ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स, तो 2px, 2py, 2pz कहां लाई करें? हम जानते हैं 2px ऐसा होता है। हाँ जी, शाबाश, बताइए बेटे ऐश्वर्या।
तो ऐसे जैसे स्पिंडल शेप है, इसके सेंटर में जहाँ पर दोनों ज्वाइन करे वहाँ पर एटम का बेसिक न्यूक्लियर होता है, और ये लोग ऊपर और नीचे एंड देन ऐसे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जैसे होते हैं उसमें। दैट मीन्स आप जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से, एम आई करेक्ट? यस। इसको हम उठा के अगर इस पे रख लें, यानी कुछ ऐसी सी सिचुएशन, राइट? यस सर। ध्यान से देखिए चीज को, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। एटम ऐसा दिखाई देता है 3D में, ठीक है? ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2px 2py 2pz, ये तीनों आपको दिखाई दे रही हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, किस तरह से रखी हुई। 2s की सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंगली 3s की सिचुएशन क्या है, ये आपको बहुत क्लियर वे में दिखाई दे रहा है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप जब किसी सबशेल को ऐसे बनाते हैं, तो अधिकतर आपको यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि बेटा ये जो है ये न्यूक्लियस है, इट इज न्यूक्लियस, ये एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, राइट? क्लियर है ये बात? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि ये सबशेल है, इसमें एक तरफ इधर प्लस लगा है, एक तरफ इधर माइनस लगा है। ये प्लस माइनस क्या बताते हैं? ये प्लस और माइनस क्या बताते हैं? पिन। कौन बताएगा? शाबाश। कोई बताएगा? सर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जहाँ ज्यादा होगी माइनस होगा ऐसे। अच्छा अच्छा, जो एस ऑर्बिटल होती है तो एस सबशेल होती है तो गोल होती है यस सर। ना? ये न्यूक्लियस हो गया इसका। इसमें प्लस माइनस दोनों नहीं लगे होते, या तो इसमें प्लस ही लगा होता है या फिर इसमें माइनस ही लगा होता है, ऐसे। तो इसका मतलब तो ये है कि जहां प्लस लगा है वहां तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, जहां नेगेटिव लगा है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। इज इट सो? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हमने ये ऑर्बिटल बनाई, अब इस ऑर्बिटल में, या ये जो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रही है अंदर, इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है ना? क्या साहब, इनमें इलेक्ट्रॉन है कहाँ? मतलब एक तरफ हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए, ये दिखाई दे रही है 1s ऑर्बिट, ठीक? यहां तक आ गई ये सेकंड, दूसरी ऑर्बिट, ये पूरी की पूरी आ गई, ये पूरी। और उसके बाद ये थर्ड ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है इसमें? क्या इलेक्ट्रॉन वास्तव में घूमता है? क्यों साहब? ये प्लस और माइनस पेन में दिखा था, जिस डायरेक्शन में स्पिन करेंगे वो दिखा प्लस और माइनस। ओके, ये स्पिन दिखाते हैं।
आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं ना, वो बॉक्स सब शेल को बताता है। जैसे लिखा 2s और उसके अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, एक ऊपर की तरफ डायरेक्टेड, एक नीचे की तरफ डायरेक्टेड। कई बार ये किसी किताब में आपको ये पूरे एरो बना करके मिलेगा, तो किसी दूसरी किताब में आपको हाफ एरो की फॉर्म में मिलेगा, यानी ऐसे, है ना जी? ऐसा ही होता है। एम आई करेक्ट? यस सर। ओके। देन स्पिन अगर ऐसे बता रहे हैं, हरभजन सिंह की बॉल देखिए, हरभजन सिंह ने बॉल यहां से फेंकी, वो क्या ऐसे ट्रेवल करती है ऊपर नीचे, या वो अपने एक्सिस पे घूमती है ऐसे? कैसे स्पिन करती है? एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी, फॉलो करके ऐसे मुड़ जाएगी, या ऐसे मुड़ जाएगी अगर वो ऑफ स्पिनर है तो। यहां से फेंकिए, ऐसे तो नहीं जाती ऊपर नीचे। क्यों जी? जो स्पिन है वो ऊपर नीचे जाके तो नहीं होती। ठीक इसी तरीके से प्लस माइनस स्पिन, एक ऐसा करके साइन आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, इसका नाम है PSI, साई, पढ़ा है? हाँ सर। क्या कहते हैं इसको? सर वेव फंक्शन। वेरी गुड, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन जो होता है, ये वेव फंक्शन रियल सेंस में क्या होता है? मैंने आधा आधा घंटे का स्लॉट बोला था, मुझे ही ध्यान नहीं रहा, ये 1 घंटे का स्लॉट हो गया। क्या हम 5 मिनट का ब्रेक दें? आप इतने ढूंढिए, आपके पास जो बुक है उसके अंदर ढूंढिए कि ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है। क्या दे सकते हैं ब्रेक या कंटिन्यू करें? सर ले लेते हैं ब्रेक। ले लेते हैं। बाकी लोग, ऐश्वर्या, हर्ष, उदय, अन्विता, ब्रेक लें क्या? सर ले लो ब्रेक। ले लें? यस सर। ठीक है, आप इतने ढूंढिए, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हम गलती करते हैं और जिस पे बेस करके सवाल आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, यस। हम 5 मिनट में मिल जाए।